हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं अर्थ, मून एंड सन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर हमारा 12th है। ओके, सो ऑलरेडी इस पे हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीजन्स ऑन द अर्थ। देखो, हमने लास्ट टाइम क्या देख लिया था? पहली क्लास में हमने रोटेशन के बारे में जाना था, दूसरी क्लास में हमने रिवोल्यूशन के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, सीजन्स में चेंजेस आते हैं। हम बोलते हैं ना कि अभी बहुत गर्मी है, फिर कुछ टाइम के बाद सर्दियां आ जाती हैं, ठीक है, बारिश का भी मौसम आता है, स्प्रिंग भी हो जाता है। तो ये जो सीजन में चेंजेस होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे अर्थ से रिलेटेड है ना, कि अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व हो रही है, अर्थ किस तरीके से रोटेट होती है, इस पे पूरी की पूरी चीजें डिपेंड करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर नाउ। 12.2.2 सीजन्स ऑन दी अर्थ। सीजन्स के बारे में बात करते हैं। So I have noticed that we go through a cycle of season every year. It is related to the revolution of the earth around the sun in some way. तो of course it is related to the revolution of the earth, है ना। हम हर साल एक ही पैटर्न फॉलो होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर खत्म होते ही नवंबर आ जाएगा, भर के सर्दियां बढ़ेंगी, है ना। नवंबर में इतनी नहीं होती है, बट दिसंबर जनवरी में सर्दियां बढ़ जाती हैं, है ना। फिर आप देखते हो कि फैब में धीरे धीरे कम हो जाता है, मार्च तक कम हो जाएगा। अप्रैल से भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है, ठीक है, गर्मी शुरू हो जाएगी, उसके बाद स्प्रिंग हो जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ये ठंड वाला मौसम आ जाएगा। तो ये जो सीजन है ये कंटिन्यूएशन चलता ही रहता है। ये सारी चीजें हमको नजर आती रहती हैं, एक ही पैटर्न फॉलो होता रहता है। क्यों एक ही पैटर्न फॉलो होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस revolution, ठीक है, just because of this revolution. So I have also noticed that days are longer in summer than in winter. ये चीज क्या आपने नोटिस की है कि गर्मी में क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं एंड सर्दियों में रात लंबी होती है। बट देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन सर्दियों में रात मेरे को लंबी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि अभी तो सोए थे, अभी उठ गए, है ना। लेकिन रात लंबी होने का मतलब क्या है कि जल्दी अंधेरा हो जाता है ना। 6 बजे ही अंधेरा हो जाएगा, 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और सुबह 7 बजे तक अंधेरा ही रहता है। तो वो जो डार्कनेस है उसके बारे में बात की जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि रात का जो टाइम है उस टाइम पे हमारी जो ये क्लॉक है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगी, नहीं। लेकिन वही गर्मियों के टाइम पे सुबह 5 बजे ही दिन हो जाती है, रात को 8-8 बजे तक ऐसे रोशनी रहती है ना, दिन रहता है। तो वो दिन लंबा और रात लंबी, ऐसा है वो, ठीक है। सोओगे तो आप तभी भी 12 बजे, है ना, उठोगे आप तभी भी 8 बजे, तो वही ड्यूरेशन है। तभी आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, बट ऐसा होता है, ठीक है। एंड कभी कभी पता है क्या होता है, आप ये चीज नोटिस करोगे सर्दियों के टाइम पे ना, दिन में, है ना, दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन भी बहुत जल्दी निकल जाता है, रात लंबी है तो दिन तो ऑफकोर्स छोटे ही होंगे। ऐसा लगता है कि 1 घंटे की अगर हमारी क्लास है तो कितना बोरिंग लेक्चर है, जल्दी 1 घंटा क्यों नहीं खत्म हो रहा है, जल्दी बेल क्यों नहीं बज रही है, ऐसा आपको क्लास में लगता है क्या? मुझे तो लगता था, है ना। गर्मी के टाइम पे तो भाई ओ गॉड भयंकर, मतलब ऐसे बैठे बैठे पसीने छूट रहे होते थे और 1 घंटा ही पूरा नहीं होता, बेल ही नहीं बज रही होती है ना। तो ये गर्मी के टाइम पे बहुत फील होता है। सर्दियों में मुझे लगता है कि शायद समय थोड़ा जल्दी भागता है ना, एंड गर्मी में थोड़ा सा धीरे धीरे हो तो जाता है, ठीक है, तो टाइम नहीं कटता। लेकिन पता है ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या टीचर हमको पढ़ा रहा है, और क्या हम टीचर की बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं। सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, है ना। क्योंकि वही 1 घंटा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिताओगे ना, यूं टाइम निकल जाएगा। वही 1 घंटा आप एक लेक्चर पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई ये 1 घंटा है कि 5 घंटे, टाइम ही नहीं निकल रहा है। आप टाइम ही देखते रह जाओगे, अच्छा अभी 5 ही मिनट हुए, हमें तो लगा कि 20 मिनट निकल गए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस पे हो, है ना, किसके साथ आपका इंटरेक्शन है। टाइम तो अपने टाइम पे ही चलेगा भाई। सो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट बट इट्स टिल्टेड, ठीक है। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, टिल्टेड होता है ना।
The earth maintain this tilt as its orbit around the sun. The tilt of the earth axis and the spherical shape of the earth give rise to season. Let us find out how. तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो अर्थ का रोटेशन है ये हमें सीजन्स के बारे में बताता है. अर्थ का जो रोटेशन है ये किस तरीके से हमें सीजन्स के बारे में बताता है, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक. सो हमारा ये देखो थोड़ा सा टिल्टेड है ना. नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल, और सबको देख लो जरा, ये सन है, ठीक है, ये सन है हमारा, एंड यहाँ पे इतना जो प्लेस है उस पे सन की रेज नहीं आ रही है ना. तो मार्च में क्या होता है कि ज्यादा गर्मी होती नहीं है ना, मतलब ठीक ठाक है मार्च जो है हमारा, ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा गर्मी क्या बोल रही हूँ, ज्यादा सर्दी नहीं होती है ना, ज्यादा सर्दी नहीं होती है क्योंकि सन की रेज इस पे प्रॉपर पड़ रही है. लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम जून पे आ जाते हैं, तो भाई जून पे क्या होता है ये देख लो. जून पे जैसे ही हम आएंगे क्या हो जाएगा, पूरे हाफ ऑफ द पार्ट पे इतनी भयंकर गर्मी होगी, इतनी भयंकर गर्मी होगी. ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ पे सितंबर आते 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 क्या हो जाता है, सर्दियाँ जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं. दिसंबर तक विंटर्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिसंबर तक हमारे विंटर्स एकदम अपने टॉप पे होते हैं. ठीक है. So different positions of the earth while revolving around the sun, the earth orbit appear elongated because this is side view and not top view. ये हमारा साइड व्यू है, इसी वजह से ये हमें यहाँ पे इतना डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है और यहाँ का डिस्टेंस हमको कम लग रहा है. बट इक्वेटर का तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स सन से कम ही होता है. ठीक है. सो इन जून में क्या कह रहे हैं, in June the northern hemisphere is tilted towards the sun while the southern hemisphere is tilted away from the sun. जून में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ होता है और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन के आउटवर्ड्स होता है. तो इसीलिए जून में बहुत भयंकर की गर्मी पड़ती है ना. जून जुलाई की ये मई जून की छुट्टी पड़ती है ना हमको स्कूल में, क्योंकि उस वक्त इतनी गर्मी हो रही होती भयंकर, पर फिर भी हम नहीं मानते हैं, है ना. तभी हमको बाहर जाना ही है खेलने के लिए, घूमने के लिए. नाउ as seen in this figure 12.10, a given amount of sun rays are spread a smaller area in the northern hemisphere as compared to the southern hemisphere due to the spherical shape of the earth surface, so that area is heated more. तो क्योंकि टिल्टेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, सदर्न हेमिस्फीयर आउटवर्ड द सन, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी उस टाइम पे. ठीक है, बहुत ज्यादा हीट वहां पे हमें लगना शुरू हो जाएगा. फर्दर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फ्रॉम मोर देन 12 आवर्स इन जून. देख रहे हो, ज्यादा गर्मी लगती है हमको, ज्यादा सन की रेस पड़ती है, 12 घंटे से ज्यादा रोशनी आती है हमारे अर्थ पे उस वक्त. So the northern hemisphere experience more intense sunlight which lasts for longer than causing the summer season. And in December the situation is opposite. दिसंबर में सिचुएशन पूरी की पूरी पलट जाती है ना. दिसंबर में क्या होता है, पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो पलट जाती है. तो फिर बहुत ठंड लगती है हमको, है ना. ज्यादा जो है हम ऐसा बोलेंगे सन की रेज हमको उतनी मिल नहीं पाती जितनी मिलनी चाहिए थी. ठीक है. So in the northern hemisphere and it experience winter season with sunlight for shorter time. और हमें बहुत कम टाइम के लिए सन की रेज देखने के लिए मिलती है, तो इस वजह से हमको ठंड बहुत लगती है ना. अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ठंडी ज्यादा लगती है कि आपको गर्मी ज्यादा लगती है. हाँ, कौन से बच्चे हो आप जिसको सर्दियाँ ठीक है भाई, सर्दियों में तो हमारा फैशन चलता है ना, गर्मी सहन नहीं होती हमसे बस. तो देखो हमारा ये क्या है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी. ठीक है, और यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, आउटसाइड है. ठीक है. सो सेम अमाउंट ऑफ सन रेज आर स्प्रेड इन द स्मॉलर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर, हेंस आर मोर इंटेंस, एंड सेम अमाउंट ऑफ रेज आर स्प्रेड इन द लार्जर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर, हेंस लेस इंटेंस. ठीक. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक साइड बहुत ज्यादा धूप होगी, एक साइड धूप कम मिलेगी हमको तो सर्दी ज्यादा लगेगी, एक साइड धूप ज्यादा मिलेगी तो हमको
गर्मी ज्यादा लगेगी, सर्दी कम लगेगी, है ना? ओ नाउ नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर ऑल 24 आवर्स इन जून। जून में तो भाई भयंकर हमें ऐसा मचा देते हैं कि गर्मी गर्मी गर्मी, ऊपर से लाइट कट जाए तो भयंकर, है ना? और एसी खराब हो जाए तो पूछो ही मत, ठीक है? यहाँ पे क्या, प्लेसेस इन दी हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स ड्यूरिंग द 24 आवर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जून के टाइम पे ज्यादा सन की रेज मिलती है, जिसकी वजह से भयंकर गर्मी पड़ती है ना? और दिसंबर में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। So the season and the length of daytime are reversed in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. हाँ, तो जो southern hemisphere है, जो northern hemisphere है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना? वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे भी अर्थ का बताया था कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट तो अलग ही होगा ना। अगर इधर दिन है तो उसके ऑपोजिट पार्ट में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, है ना? अगर इधर दिन है तो इसके ऑपोजिट पार्ट में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, सिंपल। So the season and the length of the daytime are reversed in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. There it is winter in June and summer in December. ठीक है, इसी वजह से जून में भयंकर गर्मी और दिसंबर में भयंकर सर्दियां पड़ती हैं। Dive deeper. Two incorrect reasons often give to explain why season occur on the earth. अच्छा, तो two incorrect reasons यहाँ पे हमको अक्सर दिए जाते हैं। When the northern hemisphere tilted towards the sun, it is closer to the sun. पहली चीज। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, the orbit of the earth is an oval with the sun slightly displaced from its center, so the earth is at different distance from sun over the year. तो ये ऐसे दो incorrect reasons है, ठीक है, जो हम जो explain किए जाते हैं कि why seasons occur on the earth. Now, however, the difference in the distance in either of these cases is very small कि हम उतना नोटिस भी नहीं कर सकते, and these are not the reason why season occur on the earth. In fact, the earth is close to the sun in January. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जनवरी में सबसे ज्यादा, देखो जनवरी में तो भयंकर ठंडी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनवरी में ही जो अर्थ होता है वो सबसे ज्यादा क्लोज होता है सन के, ठीक है? वो सबसे ज्यादा क्लोज होता है सन के। इनफैक्ट द अर्थ इज क्लोजर टू द सन इन जनवरी। तो जनवरी में तो भयंकर सर्दियां होनी चाहिए, ये भयंकर गर्मियां होनी चाहिए थी, लेकिन जनवरी में भयंकर गर्मियां नहीं होती हैं, जबकि होनी चाहिए थी, नहीं होती है, ठीक है? होनी चाहिए थी पर नहीं होती है, ओके, ठीक है? तो ये रीजन नहीं है कि सन के पास है। देखो, रेज के ऊपर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा तेज और जितनी ज्यादा टाइम के लिए रेज आएगा उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। सन के पास और दूर रहने का रीजन यहाँ पे नहीं है, इन्होंने क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा पेपर में लिख कर आओगे बेटा तो नंबर कटेंगे, है ना? कि सन के पास है तो गर्मी है, सन से दूर है तो सर्दी है। नहीं, जनवरी में सबसे ज्यादा सन के पास, ये अर्थ जो है वो सन के पास होता है, भयंकर सर्दियां होती हैं, ठीक है? सो दिस इज नॉट द रीजन, क्लियर? वो हमारा हेमिस्फीयर वाला जो था वो हमारा रीजन है। नाउ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे अकर अराउंड 21 जून। हाँ, ये आपको पता है, याद रखनी पड़ेगी कि 21 जून जो है, 21 जून वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे होता है। दिस इज नोन एज समर सोलिस्टिक। After the summer solstice, the duration of the day becomes shorter while that of the night become larger. तो 21 जून के बाद धीरे धीरे हमारा जो डे है वो शॉर्टर होने लग जाता है और जो नाइट है वो लॉन्गर होने लग जाता है। The shorter day and the longest night in the hemisphere occur in 22 December. ठीक है, एक को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक, एक को हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। So around 21 March and 23 September, the daytime lasts for 12 hours, and the northern hemisphere these days are called the spring and the autumn, ठीक है, and the autumn equinox and respectively. तो ये दो दिन है, 21 जून एंड दूसरा कौन सा था हमारा, 22 दिसंबर, है ना? तो 21 जून में सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है, 22 दिसंबर में सबसे ज्यादा लंबी नाइट होती है। एक को हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक, एक को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक, ठीक है?
एंड उसके बाद से ही फिर हमारा ऑटम सीजन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर विंटर्स आना शुरू हो जाते हैं. नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स. एट द नॉर्थ पोल द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एट द नॉर्थ पोल द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑन दी, हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन पे मूव करती है. कब, 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च को ये मूव करेगा, इक्विनॉक्स डे 21 March, and remain continuously in the sky for 6 months. The sun set on 22 September. The South Pole experienced the opposite behavior. ठीक है, तो साउथ पोल में यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है. जब दिन लंबा होगा, रात छोटी हो जाएगी दूसरे टाइम पे. The polar region does experience continuous sunshine for 6 months, followed by the 6-month period of the darkness. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सीजन्स भी होते हैं. नाउ ऑन द इक्वेटर देयर इज ऑलवेज 12 hours ऑफ द सनलाइट एंड 12 hours ऑफ द डार्कनेस. इक्वेटर पे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है. एंड देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द सन रे फॉलिंग ऑन द इक्वेटर in different months. Thus, for southern state of India that lie close to the equator, the effect of season is not very prominent. Other effects such as local geographical features and proximity to the ocean or seas can also be influenced these broader pattern seen in the two hemisphere as we have learned in the social science. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटे सन की रेज आती है, 12 घंटे वहां पे डार्कनेस रहती है ना, और यहाँ पे हमें बहुत हल्का सा, ठीक है, डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इन द इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज जो इक्वेटर पे पड़ रही है अलग अलग मंथ में, ठीक है. एंड क्या कह रहे हैं, द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाई क्लोज टू द इक्वेटर. जो सदर्न स्टेट है वो इक्वेटर के क्या है, पास में है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीजन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, यही लिखा है ना उन्होंने. द इफेक्ट ऑफ द सीजन इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, वहां पे सीजन का इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है, जितना हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू ओशियन एंड सीज. एंड इसकी वजह से, ठीक है, अगर हम दूसरे हेमिस्फेयर के बारे में बात करें तो इसका दूसरा जो हेमिस्फेयर, एक हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है, एक हमारा साउथ हेमिस्फेयर है. अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर पे सारी चीज चल रही है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है. और इसके बारे में डिटेल आप ज्योग्राफी में अपने सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है. इसके बाद आता है हमारा इक्लिप्सिस. इक्लिप्सिस के बारे में आपने सुना होगा, है ना, अभी कुछ टाइम पहले भी आया था, राइट. तो ये इक्लिप्स होते क्या है, कितने टाइप के इक्लिप्स होते हैं, कब कब हमें ये इक्लिप्स देखने के लिए मिलते हैं, इसके बारे में जानते हैं. So day and night cycle season, the life on the earth so much is dependent upon the sun. Could the light from the sun get blocked by the two planets which are revolving between the earth and the sun? हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इक्लिप्स हमको देखने के लिए मिलता है. एक होता है हमारा सोलर इक्लिप्स, एक होता है हमारा लूनर इक्लिप्स. तो ये दो इक्लिप्स होते हैं. कौन कौन से दो इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, ठीक है. सो डे एंड नाइट साइकिल सीजन, ठीक है, ये तो हमने देख लिया. दी प्लैनेट मर्क्यूरी एंड वीनस अपीयर वेरी स्मॉल compared to the sun and never block the entire light from the sun reaching us. देखो, जो मरकरी और जो वीनस है वो सन की कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, तो वो कभी भी सन की लाइट को पूरी तरीके से ट्रैप नहीं कर सकते, पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते. तो अगर ये जो प्लैनेट है ये बीच में आ भी जाते हैं तो सन की रेज हम तक आने से बचती नहीं है, हम तक आ ही जाती है, ठीक है. लेकिन however you may be surprised to know that the moon can do that. ये प्लैनेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मून जब सन के आगे आ जाते हैं तो पूरी की पूरी लाइट को वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है. वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देता है. एंड डू यू रिमेंबर स्टडिंग इन ग्रेड 6 दैट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये तो हमें पता है कि मून जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, ठीक है, जो कि रिवॉल्व करता है
ये भी रिवॉल्व करता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. सन है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है. तो एक समय ऐसा आता है जब ये तीनों अर्थ, मून, सन, तो अर्थ, ये जो मून जो है वो सन की रेस को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है. सन की रेस को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. नाउ अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है. सो एट सर्टेन टाइम्स द मून कैन कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. सन है, ये अर्थ है, और इसके बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है. So earth is a way that obstruct the light from the sun from the reaching us, and this is known as solar eclipse. तो सन की रेस को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. कौन ब्लॉक कर देता है सन की रेस को, मून सन की रेस को ब्लॉक कर देता है, और सन की रेस हमारे अर्थ तक नहीं आ पाती है, तो हम बोलते हैं ग्रहण लग गया है, ठीक है. क्या लग गया है, ग्रहण लग गया है, इसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं. You may also wondered how the moon, which is smaller than the sun, block the light coming from the sun that we see in the sky. ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि सन इतना बड़ा, मून छोटा सा, है ना, वो कैसे सन की रेस को ब्लॉक कर सकता है और अर्थ पे आने से रोक सकता है, कैसे कर सकता है ये. तो इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी की हेल्प से. So activity 12.4, let us explore. Ask your friend to stand in front of you as at a distance of about 5 meter. Consider his head to be the sun. तो उसके हेड को ना सन समझो, इस तरीके से उसके हेड को क्या समझो, सन समझो, ठीक है. Now close one eye and show a thumb up of your finger off with your outstretched hand towards your friends as shown in this figure. तो आप क्या करोगे, एक थंब से ना पूरा उसका जो चेहरा है, एक आंख बंद करके, जैसे कि एक आंख बंद करो, जैसे मैंने बंद किया, तो इस मेरा जो देखो इसका पूरा शक्ल जो है वो ढक जा रहा है ना, एक आंख बंद करने से. Are you able to cover the entire head of your friend with your thumb? Yes, कर पा रहे हैं हम. So you can cover the entire head of your friend with the help of your thumb, even though your thumb is much smaller than the actual size of your friend's head. देखो अब अपना ही शक्ल ले लो ना, अपना थंब ले लो, देखो थंब है, ये तो सिर्फ इतना ही है, हम कैसे इससे किसी की शक्ल को ऐसे ढक सकते हैं, लेकिन एक आंख जब हम बंद करेंगे तब हम ढक सकते हैं, ठीक है. तो how could it be the size of an object as seen by your eye, also known as apparent size, ठीक है. तो अब जो साइज हमें हमारी आंखों से नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपीयरेंट साइज. डिपेंड्स अपॉन बोथ इट्स एक्चुअल फिजिकल साइज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू, द थंब बीइंग मच क्लोजर टू यू एज कंपेयर टू योर फ्रेंड. तो थंब जो है हमारे पास ज्यादा है, मतलब हमारे क्लोज ज्यादा है, एंड हमारा जो फ्रेंड है हमसे दूर है और उससे हमारा थंब भी दूर है, तो इस वजह से हम उसको कवर कर पा रहे हैं. लेकिन अगर उसके पास जाके हम उसके फेस को अपने थंब से कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तब जाके ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. द अपीयरेंट साइज ऑफ योर थंब एंड योर फ्रेंड्स हेड एज सीन बाय यू इन एक्टिविटी 12.4 आर सिमिलर. सो the apparent size of moon and the sun in the sky are similar when viewed from the earth. तो जब हम अर्थ से देखते हैं ना, तो सन और मून का हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो शेप दिखाई देता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. कैसा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. एंड दिस इज सो बिकॉज दो द मून इज मच स्मॉलर इन फिजिकल साइज देन द सन, द मून इज मच क्लोजर एज कंपेयर टू द सन, ठीक है. मून जो है वो ज्यादा क्लोजर है अर्थ के एज कंपेयर टू सन. तो अर्थ क्या करेगा, ये मून क्या करेगा, सन के रेस को ढक देगा और अर्थ पे जाने नहीं देगा. एंड देयरफॉर द मून कैन अपीयर टू कवर द एंटायर सन एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ. और जब हम अर्थ से देखते हैं यहां से, तो हमें दिखता है कि चांद ने सूरज को पूरी तरीके से ढक दिया है, उसके रेस को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है. पूरी तरीके से क्या कर दिया, उसकी रेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है.
क्या इतनी चीज आपको समझ में आई है? फटाफट से बता दो, क्या आपको सोलर इक्लिप्स समझ में आया है, हाँ या ना? तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। एंड बाकी एक और लेक्चर इस पे हम करेंगे अप्रोक्सीमेटली, वो भी हमारा 20-25 मिनट, कोशिश करूंगी उतने का ही हो, है ना। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर ही बचेंगे। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं एंड, बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, और एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी से आपको एनसीईआरटी की रीडिंग की आदत हो गई तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।